I welcome CRC sir and request him to please come on the stage to oblige us with a few words of encouragement and inspiration. Very good evening. I say very good evening. Okay. I'm a teacher, so need, yeah. अभी भी पेरेंट्स बैठे हैं. एक सेशन अभी मेडिकल का कंप्लीट हुआ है और अब ये आईटी एंथ्यूज के लिए सेकंड सेशन स्टार्ट किया है. मैं आपको सेशन के शुरू में इतना सा बताना चाहूंगा कि इस सेशन की इंपॉर्टेंस इस बात के लिए है कि जो हमारा टारगेट एग्जाम है जेईई एडवांस, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 15 मंथ का हम टारगेट मानते हैं और इस 15 मंथ के अंदर आपको 3-4 काम करने हैं. अपने बोर्ड के एग्जाम की टर्म 1 टर्म 2 जो भी होगा, जैसा गवर्नमेंट प्रोसेस लेगी उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम लेके चलना है, सब्जेक्ट को लेके चलना है. सेकेंड, जेईई मेंस के जो भी पैटर्न होंगे, जो भी तरीका होगा उसको भी कंप्लीट करना है. एंड थर्ड और फाइनली जेईई एडवांस का जो हमारा टारगेट है वहां तक की हमारी जर्नी है. और इसमें अंदर वो स्टूडेंट्स भी जो अपने आप को और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं इन डिफरेंट एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड है, और भी जिनके अचीवमेंट्स, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अपने एग्जाम्स देते हैं, तो उन सब को पैरेलल हम लेके चलेंगे. इस 15 मंथ का पूरा एक कैलेंडर हम आपसे डिस्कस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, बट मंथली शेड्यूल आपको एडवांस में मिलेगा. 1 मंथ बिफोर आपको शेड्यूल मिलेगा. और उस शेड्यूल की एक ही खूबी है कि इस मंथ के अंदर हमारा एकेडमिक कैलेंडर क्या चलेगा, मेन क्लास में क्या रहेगा, रिवीजन का क्या होगा, 11th का कौन सा टॉपिक कवर होगा, टेस्ट में सिलेबस है तो कहां तक होगा, उसके साथ साथ एनसीईआरटी को लेकर और बोर्ड के टेस्ट उसका भी पूरा कवर प्रोसेस उसके अंदर होगा. और उसी के अकॉर्डिंग पीटीएम और पेरेंट्स की भी कॉल कि वापस जो सब्जेक्टिव कॉपीज है उसके लिए हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि हमारी टर्म 1 और टर्म 2 का जब भी एग्जाम आए तो हम अच्छा लिख पाए. क्योंकि अब जो एग्जाम होगा वो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होगा. थैंक्स टू गॉड कि एक तरह से 2 साल बाद वापस ये सीन देखने को मिल रहा है कि जब हम एक ऑडिटोरियम में सब लोग इकट्ठे हो पाए हैं. तो मैं मानता हूं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है ड्यूरिंग कोविड, बट वापस टाइम, यू आर सो लकी कि आपके लिए 15 मंथ वापस इफेक्टिव आ रहे हैं. और एक अच्छी बात यह है कि एलन करियर इंस्टीट्यूट आपके 12th के साथ 11th के टॉपिक को भी कंप्लीट पैरेलल लेगा, वो लेके चलेंगे. क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 11th के टाइम पे जिन बच्चों के वीक रह गए हैं या किसी रीजन से, चाहे टेक्नोलॉजी रीजन हो चाहे आपका अपना रीजन हो, अगर वो सब्जेक्ट वीक रहता है तो कहीं ना कहीं हमारे जेईई एडवांस और जेईई मेंस में भी उसका इफेक्ट रहेगा. तो हम वो नहीं चाहते, उसको भी कंप्लीट फुलफिल करके इस साल चलेंगे. अब सेशन स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपसे 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे की एक परमिशन चाहता हूं कि इस टाइम पर मोबाइल को भी साइलेंट या उसको रखें और साथ ही साथ आप पूरी बातें लाइन टू लाइन सुने. हम लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस है कि वास्तव में एक जर्नी स्टार्ट हो रही वापस से, तो उसको स्टार्टिंग के अंदर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है वो हमारा काम है. और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे पेरेंट्स की, बच्चों की और टीचर्स की भी, जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. दूसरा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट होगा जो ध्यान से सुनने लायक है कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है पीपीटी के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप तक आए हैं, लेकिन उसमें आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर रखें इस बात के लिए कि मैं कहां एग्जिस्ट करता हूं. उसके लिए हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ेगा कि यार मैं 11th तक ये गलती कर रहा था, मुझे नहीं करना है, या मैं इस सब्जेक्ट में और अच्छा कैसे कर सकता हूं, उसके लिए मुझे इस पॉइंट को लेके चलना है. तो सारी बातें भी आप तक आएगी. मेरे साथ आज के सेशन के अंदर स्पीकर रहेंगे डॉक्टर हरीश शर्मा सर, जो फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं. चंडीगढ़ से आप बिलोंग करते हैं, बट पिछले 3 साल 4 साल से, बल्कि 4 ईयर कंप्लीट हो रहा सर इस साल, तो एलन कोटा के लिए आप सर्विसेज देते हैं एज ए सेशन और एज ए पर्सनल मीट.
तो मैंने सर को यहाँ इंट्रोड्यूस इसलिए किया है कि इस बार मैं चाहता हूं कि वीक में 2 या 3 दिन वो जयपुर के बच्चों और पेरेंट्स को भी दें, जहां पर पेरेंट्स बच्चों की जो वास्तव में साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, ब्रेन की सेज के अंदर कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं, उनके लॉजिकल सर का बड़ा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर हरीश शर्मा सर ने आपको 30 मिनट्स के अंदर ब्रेन की कुछ बातें बताई और उनके लॉजिक दिए, और मैं अगर सर की पूरी जो स्पीच थी उसके अंदर एक वर्ड को पकड़ना चाहता हूं, वो है डोपामाइन हार्मोन। एक्चुअल में उसका टाइम इसी एज ग्रुप में, और उसका सबसे बड़ा रोल है कि आपका इंटरेस्ट कहां है, और बिना इंटरेस्ट आप किसी भी काम को कर ही नहीं सकते। तो आज सर ने जो कहा है उस बात को ब्रेन में लेके चलो, और एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज रियली बिगर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द टेम्परेरी वर्ड। हम कई बार मोटिवेशन सेशन सुन के आते हैं या यूट्यूब पे मोटिवेशन देखते हैं, जब तक सुनते हैं थोड़ी देर तक ठीक है, 1 या 2 दिन तक रहता है, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट काम करता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन खुद से डिसाइड होता है, मोटिवेशन बाहर से डिसाइड होता है। तो आज का सेशन जब आप यहां से भी उठेंगे लास्ट, तब तक 100% ट्रांसफॉर्म होके जाइएगा। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लाइफ के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, इसीलिए आपने सब्जेक्ट मैथ को ऑप्ट किया है, और इंजीनियरिंग फील्ड आपने अपनी सक्सेस के लिए, अपने करियर के लिए आपने उसको चूज किया है। फोर्स नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर इंजीनियर बनेंगे तो क्या, नहीं, तब भी लोग बहुत खुश हैं। कई लोग ठीक है मैथ्स ले लिया, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हम जो यहां बैठे हैं और कोचिंग तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ तो है कि कुछ तो अलग करना है। टाइम आपका बिल्कुल परफेक्ट है। सर ने डोपामाइन हार्मोन की बात बताई है, और सच में आप देखो हमारी बॉडी भगवान ने कैसी बनाई है। लेमन का जरा सा इमेजिनेशन, हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस से कितना फास्ट रिएक्ट होके है जो सलीवा आ जाता है। जरा सोचो उस बच्चे की क्या स्थिति बनती होगी जिसने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया, जेईई एडवांस को क्रैक करना है, मैथ पढ़ता, फिजिक्स पढ़ता, केमिस्ट्री पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते सोचता है देखो मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मैं कर ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। फिजिक्स में तो पता नहीं क्या समझाते हैं, और ये केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन कैसे होगा। मैं एलन के टेस्ट देने जा रहा हूं, मार्क्स भी नहीं आ रहे, कैसे होगा। आप सोचो उसका हाइपोथैलेमस उसके कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा होगा। वो खुद ही बोल रहा है कैसे होगा, मैं कर ही नहीं सकता। जब जो खुद के लिए ऐसा बोल रहा है, तो उसकी पूरी कायनात, उसके पूरे हार्मोन उसको लूजर ही बनाएंगे। चाहे 15 मेहनत किया, 15 साल तैयारी कर ले, वो आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हो सकता है। कैसे होगा, उसने खुद को ऐसा बना रखा, उसके थॉट्स ऐसे उसके। और एक दूसरा बच्चा, यस मैंने मैथ्स लिया है, मैथ्स बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट होता है, मैथ्स पढ़ने वाले सोसाइटी के अंदर हमेशा लॉजिकल बात करते हैं, ऑर्थोडॉक्स बातें बिल्कुल नहीं मानते, हर बात को समझ जाते हैं। और इंजीनियरिंग अपना आप एक बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत सारे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर अच्छा एडमिशन हो जाता है, अच्छे कॉलेज अच्छी ब्रांच के अंदर, 3rd ईयर तक कैंपस हो जाता है, फाइनल ईयर के अंदर आपका सिक्योर हो गया जॉब। फिर आप जॉब के साथ साथ मास्टर्स करो, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाना वहां जा सकते हैं, टोटल फर्टाइल है। आईआईटी में जाना है, अच्छा हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना है बस, वो भी लाइटर पार्ट पे, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। उसमें भी 11 तो हो भी गया, जस्ट 15 मंथ बचे, 15 मंथ क्या सब्जेक्ट टीचर आई विल डू, बड़ा अच्छा लग रहा। मैं आज क्लास गया, कुछ मुझे थोड़े से डाउट्स है, मैं कर लूंगा, फ्रेंड को पूछ लूंगा, टीचर को पूछ लूंगा। एक टेस्ट आया, मार्क्स थोड़े कम आए, अच्छी बात है। मुझे घर जाते ही पता चला कि 30% तो मैंने सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ये रिपीट नहीं करूंगा, बट मैं अगले टेस्ट में और अच्छा करूंगा। फिर कुछ गलत हुआ, फिर कुछ गलत हुआ, 40-50 टेस्ट होंगे टिल योर एग्जाम। एक एक गलती ठीक करता चलूंगा। मुझे मालूम है कि मेरी 40 मिस्टेक्स अगर खत्म हो गई तो मैं वैसे आईआईटी कॉलेज में दिखने वाला हूं।
बताओ, उसके हार्मोन्स, उसका हाइपोथैलेमस उसको सपोर्ट करेगा और हर दिन जीतने वाला बनाएगा उसको। यस और नो? तो पहला पॉइंट ये डिसाइड करना है कि क्लास में अटेंटिव रहना है, और टेस्ट में जो मार्क्स आए, टेस्ट एलन क्यों लेगा? क्योंकि आईआईटी के अंदर भी आपका एग्जाम हॉल में एग्जाम होगा, उसी की प्रिपरेशन होगी। मिस्टेक्स को मिनिमाइज करते चलो। गलतियां आपको एक्सपीरियंस देगी सक्सेस को अचीव करने के लिए। गलतियां कभी भी आपको रोकने के लिए नहीं बनी है। सर लेकिन हमारे तो एलन के टेस्ट में अगर मार्क्स कम आते हैं तो फिर आपको नहीं लगता हैंड्स प्रूफ हमारा नहीं होगा? नहीं, गलत बात है। एलन के टेस्ट के मार्क्स नहीं देखने हैं, एलन के टेस्ट के अंदर मिस्टेक्स देखनी है। पर सर फिर भी मार्क्स नहीं आए तो? और हमारी क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, 80% अबव लेकर आते हैं। अर्थ भाई, एलन केयर इंस्टीट्यूट जो आपके टेस्ट को डिजाइन करके दे रहे हैं टीचर्स, वो पता है उस टेस्ट में सोचते हुए देते हैं कि इस टेस्ट पेपर में वो बच्चे भी बैठे हैं जो टॉप 10 में रैंक लेकर आने वाले हैं, जो पढ़ते पढ़ते कहते हैं दिल मांगे मोर। पर सर फिर हमारा, और तुम भी तो फॉलो करो। अगर एक मिनिमाइज, यानी मैं कहूं बिलो एवरेज स्टूडेंट भी अगर आज 15 मंथ पहले सोचता है कि मेरे सब्जेक्ट बहुत लो लेवल पर है, वो 15 मंथ के बाद आईआईटी कॉलेज सिक्योर कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात मैं प्रूव कर सकता हूं अभी इस सेशन के अंदर भी बहुत सारी बातों के थ्रू। पहला पॉइंट, अगर कोई बच्चे सोचते हैं मेरी तो 11th वीक रही है, तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि सिस्टम में हम 11th आपको पूरी पढ़ाएंगे वापस से पैरेलल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप स्पीड से चलिए, आप तेज चलिए, अपने काम को अच्छा कीजिए। तो अब वो काम कैसे अच्छा होगा? सबसे पहले आपको इस उमंग बुकलेट को एक बार 5 मिनट के अंदर रिव्यू करना है। इसको कैसे, क्या घर जाके कैसे फिल करना है, इस बुकलेट को प्लीज एक बार ओपन कर लीजिए। 5-7 मिनट के अंदर मैं इसको दिखा देता हूं। इस बुकलेट का सबसे लास्ट पेज, रिवर्स चलिए, उल्टा, सबसे लास्ट, उसमें लिखा है इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है ना? आज घर जाके लास्ट वाला पेज में आपको वो काम लिखना है जो डॉक्टर सर ने बताई है। जिन चीजों के लिए आपके पेरेंट्स आपसे परेशान हैं, उन सब चीजों को ठीक कर लेना आज। आप टाइम पे नहीं खाते हैं, आप टाइम पे नहीं उठते हैं, आप पेरेंट्स का फाइटिंग करते हो, उनका कहना नहीं मानते हो। सर ने बताया ना लॉजिक, तो भी लॉजिक के अकॉर्डिंग वो चीजें सारी ठीक करने के हिसाब से अपने आप को लिख लेना। इस पॉइंट को केवल इसीलिए लिखा है सेशन के लिए कि सेशन की वो बातें जो आपके लिए जरूरी हैं। उसके बाद इसके अंदर पेज पर एक वर्ड है सेल्फ एनालिसिस। बड़ा ऑटो सिस्टम है। मंथ में एक बार इस टेस्ट को जरूर कर लीजिएगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। सिंपल 10 क्वेश्चन है, और मेरे को लगता है कि आईआईटी जेई क्रैक करनी है एडवांस को, तो हर महीने आप इसको इंट्रोस्पेक्शन की तरह अपना टेस्ट ले लीजिएगा, और फिर देखिए स्कोर क्या आता है आउट ऑफ 30, और 30 स्कोर को नीचे मेंशन कर रखा है कि आपका स्कोर किस रेंज में आ रहा है। ये बेस्ट क्वेश्चन है 10 जो आपको एवरीडे आपको रेगुलर बना के रखेंगे। जैसे आप जिस क्वेश्चन की मिस्टेक्स करेंगे उधर नीचे आपके मार्क्स कम आएंगे। महीने में एक बार आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि मैं कहां चल रहा हूं, खुद का टेस्ट खुद ले लीजिएगा, ठीक है? उसके पहले पेज है जिसपे लिखा है हु इज योर एडवाइजर। इन 15 मंथ के लिए आपको अभी नया एडवाइजर ना तो रखना है ना सोचना है, ठीक? ना किसी मोटिवेटर की यूट्यूब पर उस पर जाके प्रवचन सुनने की जरूरत है, वो काम नहीं आएंगे आपके। आपके लिए बेस्ट एडवाइजर है आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, बस। इसके अलावा बाकी सब क्रॉस, क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट मारना है। सब्जेक्ट का काम टीचर्स करेंगे और केयरिंग का काम पेरेंट्स करेंगे। इसके अलावा आपको कोई चीज की जरूरत है नहीं। या तीसरा कोई एडवाइजर हो सकता है तो वो जो आपका फैमिली मेंबर हो या आपका वेल नोन हो और पिछले 3-4 साल में आईआईटी में सेलेक्ट होकर अभी कॉलेज में पढ़ रहा हो। अगर कॉलेज पास आउट भी हो गया है उसकी भी एडवाइस ज्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें गैप हो गया जनरेशन। करंट कोई सेलेक्ट हुआ 3-4 साल में और आपका नॉन है, तो
तो उससे आप एडवाइस दे सकते हैं, बस इसके अलावा और एडवाइजर नहीं चाहिए आपको। उसके अंदर जो पेज है उसमें 2 ईयर कैलेंडर का लिखा हुआ है, एवरी 3 मंथ का मार्किंग लिखा, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, ऐसे 3 पेज लिखे हुए आप देख रहे हैं बच्चों। ये 11th और 12th का कॉम्बो प्लान है, ठीक है। अभी अपने पास 15 मंथ है, तो आप एवरी 3 मंथ पर ये पेज 3 पेज दिए पेरेंट्स के लिए, ठीक है। आप अपने बच्चे की जब भी एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, आप कुछ भी डिसाइड मत करिए, उससे पूछिए कि बेटा 3 महीने के बाद अब तुम्हें कैसा लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर नीचे चल रहा है, किसमें तुम्हारे मार्क्स प्लस माइनस चल रहे हैं, क्या लगता है तुमको, वो चीज वो यहां पर लिखें। और पीटीएम में जब भी आए तो इस बात को वहां डिस्कस करें उसके टीचर से, लेकिन आप डायरेक्ट टोका टोकी ना करें। पेरेंट्स की बिल्कुल ड्यूटी नहीं है कि तेरे मैथ्स में इतने कम नंबर, कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ रहा तू, कौन सी एक्सरसाइज तने करी, ये आपका काम ही नहीं है। सर ने कितनी अच्छी बात है, उसकी जिंदगी में बहुत सारे टीचर है, पेरेंट्स आप अकेले हैं, तो आप टीचर मत बनिए। वो आपको रिजेक्ट कर देगा, फिर अपनी डायरी में से काट देगा, मम्मा यार प्लीज दिन भर कोचिंग में सुनकर आ रहे हैं, उसके बाद फिर अब आप भी। तो पेरेंट्स का काम है टाइम टेबल सेट रखना, टाइम पे खाना, टाइम पे उसकी केयरिंग, सोने का टाइम और ये सब एडजस्ट, ये काम आपको करना है। और ये एनालिसिस एक 3 मंथ का, 3 महीने बाद आप एनालिसिस के अंदर लिखेंगे और पीटीएम के अंदर आके बात करें। अगर पेरेंट्स को ज्यादा वो लगता है तो आप पर्सनली टीचर से टाइम लीजिएगा और पर्सनली आके मिल के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब इसके अंदर एक वर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, एंटरटेनमेंट ऑन मी, इन सब का क्या असर पड़ता है। मुझे एक बात समझ में, जितना मैं टीवी को, मोबाइल को अभी तक मैं समझा हूं, ये सब इनके अपने बिजनेस है जो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं ऑब्वियसली। और मजे को पता है, इन सब की तरक्की बड़ी जोरदार चलती है, हर 6 महीने में इनका नया वर्जन आ जाता है, और इनके नए वर्जन के चक्कर में हमारा वर्जन डाउन हो जाता है, क्योंकि इनका नया वर्जन हम बनाते हैं। और स्पेशली आपके करियर में मोबाइल का कितना यूज है, सब्जेक्ट के लिए यूज करिए, रेस्ट टाइम कीप डिस्टेंस, छोड़ दीजिए। पता है मोबाइल क्यों अच्छा लगता है, टीवी क्यों अच्छा लगता है, ये उम्र ऐसी है, डोपामाइन हार्मोन की बात जो सर ने करी है, कुछ भी नया जानना जो आज तक मम्मी ने नहीं बताया, पापा ने नहीं बताया, टीचर ने नहीं बताया, पहली बार पता चला, एक दोस्त ने मोबाइल में बताया, यार तेरे को पता है, हाँ यार सच में। अरे आप 16 साल की उम्र में बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन क्या उसका ये टाइम सही है? जब करियर मेकिंग की एज है उस टाइम पे जरूरत नहीं है भाई। 2 ऑप्शन है, नया जानना और करियर मेकिंग का, दोनों में से एक चूज कर लो। तो करियर मेकिंग होते ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाओ ना, कोई नहीं रोकने वाला है। और मुझे एक बात बताऊं, जो बच्चे इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं मोबाइल से खेलते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं, सच में बुरे लगते हैं। इंजीनियर बनने जा रहे हो, कल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, मोबाइल के नए सॉफ्टवेयर बनाओगे, और तुम आज उस पर खेल रहे हो, तो उसको किक आउट करो। और मेरी बात को अगर गंभीरता से लो, किसी रोज 24 घंटे के लिए बिना मोबाइल के पढ़ के देखो, आपको लगे आज तक 48 आवर हो गया, शाम ही नहीं हुई अभी तक, पढ़ पढ़ के थक गए। इतना एक्स्ट्रा टाइम आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। तो इसके लिए भी जो भी कुछ लिखना है अपनी तरफ से कि मैं मोबाइल को इतना यूज करूंगा, वैसा करूंगा, देखिए सब इंट्रोस्पेक्शन के लिए बुकलेट बनी है। उसके बाद है सबसे पहला पेज, वापस फर्स्ट पे, अब शुरू में पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बुकलेट का, सबसे पहला पेज, माय ड्रीम। क्या आप ये श्योर मानते हैं कि 2023 के जेई एडवांस के पेपर में आपका सिलेक्शन किसी न किसी आईआईटी कॉलेज के अंदर आपका सिलेक्शन 100% होगा? ये ड्रीम यहां आपको लिखना है। अरे इसीलिए तो बैठे हो, तो इसको लिखना है यहां पे, और लिख के खुद के सिग्नेचर, आज की डेट
और जो आपके आइडियल है उनके भी यहां विटनेस चाहिए, क्योंकि ड्रीम हवा में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कलाम साहब की तरह ओरिजिनल होना चाहिए, खुली आंख वाला सपना होना चाहिए। क्लियर? पेज बदलिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें नाम ही सेल्फ है। तो कई बार बच्चे आके बोलते हैं, टीचर सर मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ बोलने की क्या जरूरत आ रही इसमें। ये तो आपका अपना मामला है ना। जब तुमने ड्रीम ले लिया तो कॉन्फिडेंस क्या लूज करना है? 15 महीने का टाइम है, एग्जाम को फटके देते हुए चलो। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लूज होता है जिसको खोने का डर होता है। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे बच्चों के पास पाने के अलावा कुछ खोने को है। खोने के लिए क्या है तुम्हारे पास बताओ? कुछ बैंक बैलेंस हो, कुछ तुम्हारी वो क्या बोलते हैं ना, अथॉरिटी हो कि सर मैं ऑलरेडी पहले से ही, अभी कुछ भी नहीं बने हो तुम, तो तुम्हारे पास सब कुछ पाने को तो खोने को है ही नहीं। तो फियर वर्ड जो सर ने कहा ना, वो हार्मोन्स आपको डेवलप ही नहीं होने देना है। उसके बाद है अबाउट माई ड्रीम, ये वर्ड यूज किया वापस से, अबाउट माई ड्रीम। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने ड्रीम के लिए सर 80% सिक्योर है, 80% तो लग रहा है कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, चलो 90%, 95%, नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। 100% चाहिए पूरा, 99.9999 भी नहीं चाहिए। अगर आपका अपने ड्रीम के लिए लेस देन 100% है, 99% भी है, तो आप इस हॉल से उठिए, रिफंड फॉर्म भरिए, 100% फीस हम वापस दे देंगे, हमें वो चाहिए ही नहीं। जो खुद ही 100% सिक्योर नहीं है कि मेरा एटीएम हो जाएगा, तो फिर यहां क्यों बैठे हो? क्यों उस काम को कर रहे हो? कुछ और काम करिए दूसरा। तो आप 100% सिक्योर होइए पहले, खुद 100% नहीं हो तो बाहर से सक्सेस कहां से मिलेगी? नहीं सर हमने पहले सुना है कि है ना 15 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे तो सीट्स तो कम ही है सर, तो सबका थोड़ा ना होता है। तुमने सबका ठेका ले रखा है तुम्हारे अलावा? हाँ? अरे तुम्हारी बात करो, सबको छोड़ो, तुम्हारे लिए 100% बनो, तुम्हें एक सीट चाहिए बस केवल। जब तक अंदर ये भाव नहीं होगा तब तक हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, सब्जेक्ट की गलतियों को ठीक नहीं कर पाएंगे, टीचर्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट पे आज घर जाके एक बार और इंट्रोस्पेक्शन कर लेना। 100 मतलब 100। अगर ड्रीम में जरा सा भी डाउट है, रिफंड ले लो, मैं कह रहा हूं इस बात को। आप रिफंड लीजिए, फिर मत टाइम खराब करिए। मैं ये बातें इतनी कड़क इसलिए बोल रहा हूं, आई एम ए टीचर, प्रैक्टिकल बात इसलिए कर रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट है इसमें माई प्रॉब्लम्स। किस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है? क्या एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है? सब्जेक्ट लर्निंग की प्रॉब्लम है? टाइम जो है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है? कोई ना कोई जो आपको अपनी कमी लगती है यहां लिखो और उसको भी ठीक करने के लिए एफर्ट्स करो। कहते हैं गलतियों को भी लिख लो तो हम फिर उसको कॉन्शियस होकर उस पर काम कर पाते हैं और वो समय के साथ ठीक होती है। स्टडी इंप्रूवमेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तो उसके लिए लगे रहना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट, माई फैमिली, माई स्ट्रेंथ। माई फैमिली, माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत है। इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए हो सकता है कोई मेरे साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। और फैमिली की डेफिनेशन भी यही है। आपके सेलिब्रेशन में, आपके चीयर अप में कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब जरूरत आपको सपोर्ट की है तो उस टाइम फैमिली आपके साथ खड़ी है। तो बिल्कुल इसको स्ट्रेंथ बनाओ। इसी में एक पॉइंट लास्ट आता है, माई कल्चर। कई बार बच्चे इस तरह की बातें बोलते हैं, सर पता है हमारे तो वो है, मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ रहा हूँ और ऐसे है, घर में कोई है भी नहीं जो मुझे सिखाता है, मुझे क्या करना, मुझे कोई गाइड भी नहीं कर रहा है, सर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। अरे क्या बात होगी इसमें? जो है उसको स्वीकार करिए, जो करना है उस पर ध्यान दीजिए। मैं एलन बैंगलोर की घटना सुनाता हूं आपको। इवेंट इंसिडेंट है, 3 साल पुरानी बात है, जहां एलन बैंगलोर का सेंटर है जयनगर, उसके सामने एक पार्क है बड़ा सा, और उसके अंदर एक गार्डनर फैमिली रहती है। इवन वो मदर फादर दोनों उसको
वहां पे सफाई का काम भी करते हैं और वो पढ़े लिखे नहीं है, पर उनका एक बेटा है जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता होता है और देखता सामने यहाँ आइलैंड की बिल्डिंग है, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड को आके बोलता है, भैया मैं यहाँ रात को पढ़ सकता हूँ क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो भी लोकल कन्नड़ा बोर्ड के अंदर, कन्नड़ लैंग्वेज की। तो उसने आके बोला गार्ड को कि बोले बेटा यहाँ ऐसे थोड़ी पढ़ते, यहाँ तो फीस एडमिशन प्रोसेस होता है। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा रात को 10 बजे आके सुबह 6 बजे तक पढ़ सकता हूँ क्या? वहां लाइट नहीं है तो मैं अंदर बैठ जाऊंगा, वहां कीड़े वीड़े ऐसे रहते हैं। ठीक है, गार्ड ने सर से बात करी, सेंट्रेट से, उन्होंने परमिशन दे दी 2 महीने की। वो बच्चा रात को 10 बजे आता और जहां हमारा ऑफिस का हॉलो प्लेस है वहां नीचे जमीन पे वो बिठा के फर्श पे लगा के और वहां बैठ के रात को पढ़ता होता। 10th उसने कंप्लीट करी और जब हमारे सेंट्रेट ने कहा सर एक बच्चा यहाँ आके 10th पढ़ा और बहुत अच्छे स्कोर लेकर आया और 11th 12th में IIT करना चाह रहा है, उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दिया। एंड यू वंडर दैट कि जहां हमारे ऑफिस की चेयर्स वगैरह होती है, अलमारी, उसके अंदर उसके एक बिस्तर दिया उसको, रात को 10 बजे बिस्तर को निकालता है 11 बजे सोते के टाइम और सुबह वापस 5 बजे बंद करके नहा धो के वापस हो और क्लास में बच्चों के साथ पढ़ता। वीरेश नाम उसका। और पता चला 12th के साथ जब 430 की रैंक के साथ वो IIT चेन्नई के अंदर अभी फाइनल ईयर के अंदर है वो। हम में से किसी ने उसको ना मोटिवेट किया ना बोला उसको, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, यहां बैठा हुआ था कि मुझे IITian बनना है। बैंगलोर जैसी सिटी में रहता है वो, कई IT ऑफिस और इन सबको देखता है, सुनता है उनकी कहानियां, उसके दिमाग में IIT की बात बैठ जाती है और कंप्यूटर साइंस के अंदर अभी वो फाइनल ईयर के अंदर है वीरेश। और ये बताते हुए मुझे शर्म भी नहीं आएगी कि मेरी खुद की दोनों डॉटर्स एलन पढ़ी और सेलेक्ट नहीं हुई IIT में, और मैं आपको इतने प्रवचन दे रहा हूं। झूठ क्या बोलना है इसमें? क्या फर्क है दोनों में? तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मेरे ऐसे फ्रेंड है जो खुद IITian सर बहुत वेल पोजीशन पर है और उनके बच्चे जो टॉप 10 में सिक्योर करके चले गए। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, तीनों में क्या फर्क है? तीनों में एक कॉमन बात है, जब तक बच्चे नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता और किसी के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चों ने चाहा नहीं, उनके IITian होने के बाद उनके बच्चों ने चाह लिया और उसके माता पिता बिना पढ़े लिखे उस बच्चे ने चाह लिया। यानी कुल मिलाकर तीनों में कॉमन बात एक थी कि जब तक बच्चे डिसाइड नहीं करेंगे अपने खुद के साथ तब तक वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो पहला एक पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है कि हमें 2023 के एग्जाम को क्रैक करना है तो 15 मंथ के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ रेगुलर में आपको चलना पड़ेगा। पेरेंट्स आपकी केयर करेंगे और एलन सिस्टम आपके साथ सब्जेक्ट को लेके बहुत अच्छा चलेगा। इसमें भी पॉइंट क्लियर कर दूं, मुझे बड़ा इस बात का प्राउड है, मैं फक्र महसूस करता हूं कि हमारी टीम एलन जयपुर जो है, अभी रेस्पेक्टेड सभी टीचर्स बैठे हैं यहां पर, अगर मैं आपको कोटा सिस्टम से कंपेयर करूं, अगर मैं कहूं कि कोटा को जैसे अपनी बोलचाल की भाषा में कोटा 21 है, तो मैं जयपुर को किसी भी कंडीशन में 21 से नीचे नहीं मान सकता। इतना दम इन टीचर्स के अंदर है, आपने जो रैंक चाह ली है वो ये दिला के छोड़ेंगे, इससे पूरा भरोसा है, पूरा जबरदस्त, इतनी सॉलिड टीम है। और पिछले 1-1.5 महीने में हमने काफी इंट्रोस्पेक्शन किया, छोटी छोटी चीजें माइक्रो लेवल पर सोची और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए सब तैयार है, पूरे एक यूनाइटेड एटीट्यूड के अंदर, और वो आपको मिलेगा। इस डायरी का लास्ट पॉइंट है ओथ फॉर माई ड्रीम। ओथ फॉर माई ड्रीम का मतलब ये होता है कि मैं हार्डवर्क करूंगा, मैं रेगुलर रहूंगा, मैं फाइटिंग मोड में बना रहूंगा, मैं रिंग से बाहर नहीं आऊंगा। ठीक है, ये मैंने इसकी डायरी की बात करी और ये डायरी 15 मंथ आपके साथ रहेगी, आपको अपने हिसाब से इसको लेके चलना है। नाउ नेक्स्ट, ये पूरा एक ट्रायंगल है जो सब जानते हैं, आपके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एलन सिस्टम की गारंटी प्लस वारंटी मैं दे रहा हूं, कहीं दिक्कत नहीं है। मेरा अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस है, मैंने खूब केमिस्ट्री पढ़ाई, लेकिन उसके बाद एक नया अनुभव मुझे जो है, देश भर के 40 शहरों के अंदर एलन को सेटअप जमाने का, वहां के पेरेंट्स से मिलने का,
उनके बच्चों से, सब बच्चों से मिलने का पूरा एक अनुभव है। मुझे मालूम है किस शहर में बच्चे डिसीजन मेकर होते हैं, कहाँ मदर डिसीजन मेकर है, कहाँ फादर डिसीजन मेकर है, कहाँ फादर मदर डिसीजन मेकर है, कहाँ फादर मदर बच्चे तीनों डिसीजन मेकर हैं। तो हर सिटी के अकॉर्डिंग हम अपना एटीट्यूड सेट करके चलते हैं। लेकिन मैं जयपुर के लिए एक नई बात बोल रहा हूं कि टैलेंट के मामले में अगर कोई शहर सबसे ऊपर है तो वो अपना जयपुर है, सबसे ऊपर है। और मैं ये बात आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि हमें 2023 का जो रिजल्ट लाना है, अभी 22 का भी आएगा, लेकिन मैं 23 के लिए कह रहा हूं, हमारी टीम से भी बात हुई है कि कुछ ऐसा करें कि एक एवरेज बच्चा भी अपने श्योर सिलेक्शन मोड के अंदर कि सर मैंने आईआईटी की रैंक तो ले ली है, वो जिससे कि मैं आईआईटी कॉलेज में आ गया हूं। ज्यादातर बच्चे पता है कहां लूज करते हैं अपने आप को, एलन का टेस्ट देते हैं, मार्क्स कम आते हैं, सर पता नहीं क्या हो रहा है। अरे भाई, एलन ने जो टेस्ट पेपर बनाए हैं वो ये सोचते हुए बनाए हैं कि टॉप 10 रैंक भी लानी है, नहीं तो फिर हमारी कौन सुनेगा, कौन मानेगा हमको। लेकिन उसके अंदर अगर आपका शॉर्ट सिलेक्शन मॉडल है वो उसके अंदर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट एक वर्ड लिखा है यहां और इसके अंदर आप देख रहे हैं शॉर्ट सिलेक्शन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट जो ये मानता है मैं बिलो एवरेज हूं, शायद मैं पता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैं कह रहा हूं चेंज कर दिया कि शायद नहीं, मैं 100% कर पाऊंगा, बस मुझे इस स्लाइड को ढंग से देखना है। सबसे पहले नीड ऑफ एग्जाम, जेई एडवांस और जेई मेंस एग्जाम क्या मांगता है। मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑफ पीसीएम एंड एप्लीकेशन, ये ज्यादा चाहिए। मेडिकल का एग्जाम इजी आता है, आईआईटी का एग्जाम टफ आता है, इसलिए उसमें एप्लीकेशन पे बहुत जोर देना पड़ेगा आपको। और एप्लीकेशन की प्रैक्टिस के लिए एक ही वर्ड है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करिए आप, बस खत्म। इधर सबसे पहले आपके रेड बॉक्स में दिया एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक आपके बोर्ड के लिए भी काम का है और आपके जेई मेंस के लिए भी परफेक्ट बुक है, इसके बाहर नहीं जाता एग्जाम, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर हमें केवल सिलेक्शन लेना है एडवांस के अंदर, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी बुक पूरी एनफ है। अगर उसमें फिजिक्स के अंदर आप केवल सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं और उसके साथ साथ जो क्लास में टीचर्स जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इन दोनों को अगर आपने कंबाइन करके ले लिया तो आप जेई एडवांस के पेपर में उतना स्कोर कर लेंगे जिससे आपको एक आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज भी लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर ज्यादा वाइड नहीं जाता है, जबकि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत वाइड है। हम कोटा में तो 3 केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ाते हैं, फिजिकल अलग, इनऑर्गेनिक अलग और ऑर्गेनिक अलग, तब भी टीचर जाने कितना लंबा खींच जाते हैं, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल सिंपल आता है, मतलब बाहर नहीं आता है। और जयपुर मॉडल इसके अंदर बहुत परफेक्ट है कि एक ही टीचर सारा पढ़ाते हैं, तो वो इस पूरी बात को लेके चलते हैं। अब बात आती है मैथ्स की। एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक, उसके इलस्ट्रेशन, उसके एग्जाम्पल, उसकी एक्सरसाइज के साथ जो एलन के क्वेश्चंस है। मैं एक बात बता दूं, एलन पर हम एक पेडागोजी रखते हैं कि मैथ्स का पेपर हमेशा टफ रहेगा। ये आप प्रीवियस बच्चों से पूछेंगे वो भी बताएंगे और आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आईआईटी का बैकबोन ही मैथ्स चलता है। खुद पेपर भी 10 टाइम्स से 9 टाइम्स या 10 टाइम्स ऐसा करता है, तो वही आपको मिलेगा। तो उससे घबराना नहीं है, उसको फाइटिंग की तरह लेकर चलना है। लेकिन मैंने ये बात किसके लिए बताई है कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाए, कॉलेज मिल जाए, जिसको टॉप करना है उसके लिए तो टीचर दे ही रहे हैं, उसके लिए फिर एसआरजी के ऊपर और जो कुछ मांग रहा है उसको ही मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट इसमें, प्रीवियस 10 to 15 ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस इन न्यू वे, चेंज इन डेटा, चेंज इन स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप उसको मॉडिफाइड करते हैं पुराने पेपर्स को, तो मैं बता रहा हूं कि आपके आईआईटी कॉलेज, आप ये बात पूरी स्लाइड टीचर से डिस्कस कर लेना, 100% इसको अप्रूव कर देंगे। सिलेक्शन तो बहुत आसान है, बात रैंक लाने की है, तो जो ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं वो कर रहे हैं। आप में से कोई बनता फाइटर के सर 15 मंथ है, मैं देखो, मैं कई बार ऐसे बच्चों को देखता हूं जो उलट फेर कर देते इस बात के लिए, ये तो बच्चा कहीं था ही नहीं, एकदम
तो 3 महीने से परफॉर्म स्टार्ट किया, बढ़ना चालू और एकदम टॉप पे आ गया। वो वही बच्चे होते हैं जो सिस्टमेटिक चलते हैं और टीचर्स को फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये जो आपको अभी दिख रहा है इसका प्रिंटेड फॉर्मेट कल या परसों आपको क्लास में मिल जाएगा, क्योंकि इस बार हम आपको हर महीने का एडवांस में एक शेड्यूल देंगे 1 मंथ बिफोर, कि नेक्स्ट मंथ में कब आपका माइक्रो प्लान के अकॉर्डिंग जेई एडवांस की क्लासेस चलेगी, कहां टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे, कहां ऐसे जो 11th के टॉपिक को रिवीजन के मोड में लेके चले, तो वहां के वो चैप्टर कब कौन सी क्लास में रहेंगे, उसका टाइमिंग क्या होगा, सारा शेड्यूल पूरा मिलेगा। एनसीईआरटी ऑल टाइम कवरेज चलेगी। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट, और वह है मॉनिटरिंग ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस एंड मटेरियल। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी टेस्टिंग सिस्टम तो जो सर लोगों ने बना रखा है, डिफरेंट वैरायटी के टेस्ट लेना, वो आपके शेड्यूल के अंदर पूरा मिलेगा और शेड्यूल पूरा मंथली फॉलो होगा आपका, ठीक है ना। और लास्ट में पीटीएम, डाउट्स, फेयर्स, ये सब सारे टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, और पेरेंट्स की एक एनालिसिस भी हमको मिलती रहेगी। नाउ नेक्स्ट, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसके अंदर बिल गेट्स की बात देखी कि उसके खुद के बच्चों को वो सेल फोन यूज नहीं करने देते हैं। खुद के बच्चों को, जो पूरी वर्ल्ड के लिए टेक्नोलॉजी के लिए एक एडमायर या ये मान लो टेक्नोलॉजी के जनक है, वो अपने बच्चों को, यही बात मैंने फेसबुक के जगरबग के लिए भी पढ़ी है। वो कहते हैं हम मोबाइल और घर के अंदर गैजेट्स यूज नहीं करते, घर के अंदर जहां सूर है कि वहां मोबाइल डाल के फिर घर में आते हैं। तो आप सोचो, जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम अपने बच्चों को ये समझा दें कि ये करियर टाइम के अंदर होल्ड करने वाली चीज है। आप कॉलेज में जाओ, मोबाइल की माला पहन के जाना, पेरेंट्स से मांग लेना 2-4 एक एप्पल वाला, एक ये वाला, ये वाला, कोई मना नहीं करेगा, झगड़ के ले लेना, लेकिन इस टाइम पे इसको रोकना है। नाउ नेक्स्ट, देखिए एक वर्ड है और वह है ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी जरूरत क्यों है? हर फील्ड में जहां कंपटीशन होगा वहां उसको वो काम करना पड़ेगा। उस फील्ड का कोई ना कोई कोच होगा जो उसको गाइड कर रहा होगा, और वो वही चीजें सिखा रहा होगा कि तुम्हारे इस फील्ड में किसकी जरूरत है। तो यहां पर रिसेंटली मैं 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक पीवी संधू का और एक नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा का रिसेंटली आपको पता, ओलंपिक के अंदर उसने, उसकी खूबी देखना कि कोविड का टाइम था, ओपन प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, तो उसने अपने घर के अंदर ही प्रैक्टिस की, बट अपने हुनर को नहीं छोड़ा। और उसने पता है, उसने देखा कि मेरे एग्जाम का लेवल यहां है, तो उसने अपने आप को प्रिपेयर इसके इतना ऊपर किया। और जब उसने वो भाला फेंका, तो फेंकते हुए उसके आप वीडियो में देखना, उसने भाले को देखा ही नहीं, इधर यूं मुड़ के उसने सेलिब्रेट कर दिया, यस आई एम विन। वो पहले ही अपनी सक्सेस को डिसाइड करके आया था। वो एटीट्यूड लोगों को बहुत पसंद आया था। पीवी संधू कहती है कि मुझे गोपी ने जो पॉइंट लिख के दिए हैं, बस मैं उसको फॉलो कर रही हूं। उसमें मोबाइल 8 महीने के लिए यूज नहीं करना, गोपी ने लिख दिया तो उसने यूज नहीं किया। उसके कोच ने ये भी लिख दिया कि अभी तुझे है ना मीठा वीठा नहीं खाना है। जरा वीडियो देखिए आप। Sindhu, when we watch you and we sort of celebrate you, interview you, what we actually see is you Rio, you World Championship. What we don't see is 4:30 a.m. Hyderabad with Gopi. What we don't see is 5:30 every day, 2 hours of commute. Can you tell my audience that particular story after the Australian Open, you coming back, Gopi alone, giving you that paper and saying 1, 2, 3 things not with you. I won't say the 1, 2, 3, you tell my audience. And he wrote those 3-4 points, which I can say actually made a difference. But Say them. yeah, I mean, I came to the office and I told my mistakes, and he was like, okay, and this is what you have to do. From my side is, one was, we have to practice really hard and we have to be focused all the time. And second one is, the diet, no sugar basically. And third one is no phone. And there were some of mistakes from my side. But yeah, as soon as he said that, I was like, okay, fine. At that point of time, I was like, okay. But now I actually think, how did I do it?
Sindhu says going back home that evening, she realized for a 21-year-old, she was told no phone for the next 8 months. No WhatsApp, no internet, nothing, without a mobile phone. That's what you made her do. How can you do that, Gopi? And most importantly, will you do that again leading to Tokyo? Well, the fact is that special tournaments need special preparations. It's not that I've done it with Sindhu in 2016. It was also the case with Saina in 2012. Because some things which you're used to and you have it all the time, sometimes when you drop that thing, it almost is reminding you of the fact that you have dropped it for a reason. And it's not the phone actually, but the fact is that you're continuously reminded that I don't have a phone because I'm preparing for the Olympics. You're not eating the foods which you like because you're preparing for the Olympics. So the focus completely revolves around that. So we had this conversation. I made a sign on that paper saying that I'll abide by it. And then I took her phone away. But I believe it was important. And yeah, she tries not to accept the fact that that was the most important thing because she's scared that I might do it again. But I'm sure whatever it takes for good preparation, we'll do it when it's needed. Sindhu, when दोनों वीडियो में आपने देखा कि वहां जहां कंपटीशन ओलंपिक की बात है, प्रैक्टिस देखी आपने? कोई एक्सक्यूज था? नहीं था। या आज के दिन इस वीडियो की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वही तो अचीवर आप भी हैं। वहां एक सीट है, आपके पास बहुत सारी सीट्स है। आप सबके लिए रिजर्व है अगर आप अपनी सीट चाहते हैं तो। नाउ नेक्स्ट,
अगर मैं एक बात और करूं कि ऐसे लोग जिनको दुनिया ने कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल एकदम क्रॉस, जो पूरा प्रूफ था उसको उन्होंने बदल दिया। अमिताभ के लिए बोला, आई वॉज रिजेक्ट फॉर द जॉब इन ऑल इंडिया रेडियो बिकॉज ऑफ माई हैवी वॉइस, कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते हो, यहां बोल नहीं सकते हो। उसी अमिताभ की हैवी वॉइस की वजह से आज भी दुनिया कायल है। और एक डायलॉग जो है केबीसी का, जाने कितने करोड़ रुपए का होता है, ये हैवी वॉइस, उसको उसने ताकत बनाया। अरे कोई कमजोरी उसको वापस, क्या उसके साथ हम छोड़ देंगे? नहीं, उसी को उन्होंने ताकत बनाया। आई वॉज रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू ऑफ पायलट, कलाम साहब मिसाइल मैन बन के गए, जाने कितनी मिसाइल्स और एंटी जाने क्या क्या बना के गए, अग्नि, त्रिशूल और जाने पूरा स्पेस। जॉर्डन की बात देखो आप, और वो वर्ल्ड चैंपियन। आइंस्टीन के लिए भी यही बोला गया, और वही आइंस्टीन जो है नोबेल प्राइज लेके गए उसी चीज के अंदर। मैं ये एग्जांपल से क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सर ने बात बताई, इतनी पावर है कि अगर उसको हम मान लें, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनेट है। आप इनफाइनेट उसको इलास्टिक लेके चल सकते हो, जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कभी भी उसको एक्टिव के ऊपर लेके नहीं जाते, क्योंकि मैं इतना ही कर सकता हूं इसलिए इतना ही करूंगा। पेरेंट्स कभी थोड़ा बोल दे, 2 दिन रोटी नहीं खाओगे, ये आपने बना रखा मामला। बेचारे पेरेंट्स तो डरते हैं आजकल, सही बता रहा हूं। पेरेंट्स आते हैं कई बार पीछे से, सर थोड़ा डर सा लगता है बच्चों से। मैंने कहा हमारे मम्मी पापा तो तब तक तो 2 रसीद देते थे, शाम तक वापस घूमते हुए, अच्छा ठीक है इंसल्ट प्रूफ अच्छा इंसल्ट भी नहीं होती थी। अभी तो एक पेरेंट्स अगर जरा सा कुछ आंख दिखा दे दे तो इतनी इंसल्ट फील करते हैं बच्चे, पूछो ही मत। तो जरूरत नहीं है, वो अच्छे के लिए कह रहे हैं, वो जानते हैं आप कह सकते हैं। एक वीडियो यहां पर और बनता है, मैं मानता हूं 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन मैं आज ट्रांसफॉर्म वाली बात जब कर रहा हूं, एक गर्ल 17 ईयर ओल्ड अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल प्लेयर होती हैं और ट्रेन से खेलने जाती है टूर्नामेंट के लिए, और उसको चलती ट्रेन से कुछ बदमाश बाहर फेंक देते हैं। सामने दूसरी ट्रेन आ रही, वहां से टकरा के इस ट्रेन के नीचे आती है, उसका पांव कट जाता है और वो बेहोश होती है। और 100 ट्रेनें रात भर में उसके ऊपर से निकलती हैं, बीच में वहीं पड़ी रहती, चूहे उसके पांव को कुतरते हैं। और अगले दिन हॉस्पिटल में उसको होश आता है कि मैं जो यहां हूं। तो बोलती है कि मैं जब हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुलती है तो मैं 2 ऑप्शन मेरे पास होते हैं कि मैं बेचारी बन के रहूं या मैं वो कर दिखाऊं जो दुनिया सोच नहीं सकती, इम्पॉसिबल। उसने बोला मैं हॉस्पिटल के बेड पे मैंने सोच लिया कि मैं इस कटे हुए पांव से माउंटेनियर बनकर इंडिया का फ्लैग माउंट एवरेस्ट पे होस्ट करके दिखाऊंगी। अब मेरा ये टारगेट है। और जिस दिन वो सोचती है उसके 3 साल बाद उसको अचीव करके वो दिखा देती हैं। एलन केयर इंस्टीट्यूट ऐसे हीरोज को बच्चों के बीच में बुलाता है। तो जब वो कोटा आई थी और उन्होंने जो सेशन लिया था, सच में रोंगटे खड़े करने वाला था, उसी का छोटा क्लिप जो है यहाँ एक 4 मिनट 5 मिनट का दिखाते हैं, जरा देखिएगा आप। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे, किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी, दोनों ट्रेनें निकल गई। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्स पूरे निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं, परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। मेरे भाग्य ने लिख दिया था कि रुणिमा व्हील चेयर पे आ जा, बैसाखी ले लियो ना, बैसाखी आप सभी जानते होंगे, बैसाखी पे आ जा, लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था।
कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको। पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। मैं वॉलीबॉल में थी, जिंदगी ने एकदम टर्न लिया है। हॉस्पिटल के बेड में मुझे सभी ने बोल दिया, एक प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में, जो नॉर्मल लोग होते हैं, एम्स के डॉक्टरों का कहना कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर मैं थी। कैसे? लोगों को लगता था कि रिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया। सच तो ये था, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। पिंजरे को तोड़कर पंख खोलकर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे लाख तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में कि निगेटिविटी बहुत हो जाती है आपके प्रति भी। आप निगेटिविटी से कभी परेशान मत होइए। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो सकती है, नंबर कम आया या किसी ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स में से कुछ, किसी को कुछ जरूरत, अब वहां लड़ करके आप प्रूफ करोगे, बस यूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को समझाओ और फिर वहां प्रॉमिस करो खुद से, किसी और उसको भी प्रॉमिस करने की जरूरत, खुद को मैं करके दिखाऊंगी। काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, सबके कुछ ना कुछ सपने होंगे, बन जाएंगे आप, तय है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। आप एक अच्छा इंसान जरूर बन के जाइएगा। आप ये सब तो बाकी सारी चीजें बन जाते हैं लोग, आपने मेहनत की, बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, बढ़ता चल, राही बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।
सच में जब इनको हम सुन रहे थे तो लास्ट जब इनका 5th स्टेज था तो वो मतलब अरुणिमा बता रही थी कि मान लो कि मौत तय थी। इधर ऑक्सीजन कम हो गई, शेरपा ने मना कर दिया मैडम आगे नहीं चलेंगे। एक ब्राजील माउंटेन था, उसके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर तो उसने फेंके तो हमने उठा लिया तो मेरा काम चल गया। बोले किस्मत भी ऐसे साथ देती है जब आपके हौसले बुलंद हो। और वो शेरपा जो मेरे साथ चल रहा था बार बार कह रहा था मैडम थोड़ी देर बाद हम भी यहाँ फ्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि 5th स्टेज में ऐसे माउंटेन पहले गए जो लास्ट में जाके डेथ हो गई। और -60 -70 डिग्री टेम्परेचर पर आज भी उनकी बॉडी मेंटेन है, 30 साल पुरानी भी। तो वो दिखते हैं कि जैसे अभी मैं भी वैसी होने वाली हूं। तो बोले ईश्वर को याद करती, अपनी टॉफी जेब से निकालती, उनके नाम पे ईश्वर ये ऐसे, लेकिन मैं जीतने आई हूं तो मुझे जीता। मतलब वो उनके मुंह से जब सुना तो फिर एक चीज समझ में आई कि इस ब्रेन में इतनी ताकत है इस एज ग्रुप के अंदर जो इतना बड़ा हो सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि कोई बिलो एवरेज भी मानता है तो वो भी जीत सकता। आपका ब्रेन आपको सपोर्ट तब करेगा जब आपके गोल में, आपके ड्रीम में दम होगा। नेक्स्ट स्लाइड, ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है। इसमें बिना बोले सब समझ में आ रहा है कौन क्या है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रूटीन ऑफ द सिंसियर स्टूडेंट। इसको भी आप समझ सकते हो कि 24 आवर्स को हम 2 पार्ट में देते हैं, 50-50। आपकी कोचिंग स्कूल, फिर आपका होमवर्क, और फिर आपकी सिंसियर घर पर बैठ के उसकी प्रैक्टिस करना। यह आपका 12 आवर्स का स्टडी आवर्स है 24 आवर्स के अंदर से, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए, ये दिखावे वाला नहीं होना चाहिए। मोबाइल में खेलते खेलते पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ना 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 ना, बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए। उधर आप देखिए रूटीन वर्क क्या है आपके, नहाने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, खेलने का टाइम, और ये पूरे टाइम आपको निकालना भी है। सर ने कहा रोजाना नहाना जरूरी है। और मैं तो आपको बताऊं अगर पढ़ते पढ़ते थक जाओ ना, दूसरा काम कुछ कर पाओ ना पाओ, नहा जरूर लो। दुनिया में नहाने का ये इकलौता काम है जिसको करने के बाद आदमी कभी पछताता नहीं है। बाकी में फिर भी पछताता है, ज्यादा खा लिया, मैं क्यों गया, लेकिन नहाने के बाद नहीं अच्छा हो गया। तो उस काम को जरूर करें आप बीच में जब भी लगे। फूड की हैबिट के लिए मैं बोल चुका हूं, डॉक्टर साहब बोल चुके हैं, पीवी संधू के कोच ने कितनी अच्छी बात कही, उसने कही उसकी शुगर वो सब पसंद सब बंद की उसकी। तो हमारे लिए, हम जब आईटी में जाने वाले हैं, हमारा ओलंपिक आने वाला है, 15 महीने के टाइम और हमारा ट्रेनिंग टाइम चल रहा था, हमें तो और बल्कि मजे से छोड़ना चाहिए। सोने को लेकर देखिए आइडियल टाइम कोई 6 घंटे बताता है, लेकिन मैं इसको रेंज में बोलता हूं। किसी दिन आप 5 घंटे सो गए, किसी दिन 7 घंटे सो गए, अगर आपका ऑन एन एवरेज 5:36 आवर्स आता है, दैट्स एनफ। कब? जब आपको मजा आ रहा हो पढ़ने में, तो इतनी नींद बहुत है। और कई ऐसे लोग हैं जो इतना सोते हैं कि सो के भी थक जाते हैं और फिर वापस सोते हैं। ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं कि क्या कर सर, ये सो के थक जाता है इतना, फिर वापस फिर सोना पड़ता है इसको। सर हम इस उम्र में ऐसे हालात, और आईआईटी के सपने क्रॉस नहीं सर, बाकी सब तो ठीक है, बस इसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। दिमाग खराब हो गया तो रेस्ट मांगता पूरा, इतनी रेस्ट मांगता है कि कुछ करना ही नहीं चाहता है। और दूसरे इतने वीडियो दिखा रहे हैं जिसके दिमाग में इतनी ज्यादा ताकत है, वो कब निकलेगी बाहर? सोते सोते। एक लास्ट पॉइंट है कि एक दिन में एटलीस्ट 30 मिनट आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके लिए कोई कैलेंडर, कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर रूम में हो तो जंपिंग कर लो, रस्सी कूद लो, फॉरवर्ड बैंडिंग, साइड बैंडिंग, लेट के एब्स मार लो, कुछ भी करो, बट कुछ कर लो। ऐसा जरूर करो कि एक बार आपकी बॉडी में से पसीना आना चालू हो जाए, और उसके बाद 15 मिनट बैठ के और लंबी ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ, इनहेल आउट। उसके लिए क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर फिर भी बताओ ऐसे कैसे, ये सब तो स्टाइल है, सबने अपना अपना बना रखा है। साइंस कहती है कि मोर ऑक्सीजन, मोर हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड में एक तरह से तरोताजानेस, हमारी बॉडी है जो एक्टिव रहेगी क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन ज्यादा है। क्लियर, कॉन्सेप्ट इतना ही है, तो उसको जरूर किया करो। तो ये आपका 12 आवर का एक्टिविटी है। नाउ नेक्स्ट, फाइनल इन सब बातों का जो गोल है, व्हील ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। एक बहुत ही फेमस बुक है द सीक्रेट करके, उस पूरी बुक का समरी है इस
के अंदर जो लाइन लिखी हुई ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम जिंदगी में जिन चीजों को सोचते चलते हैं वो हमारे लिए अट्रैक्शन होते हैं, हमको खुद मिलती चलती हैं। उसके लिए भागना नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लिए थॉट लाना जरूरी है। कि हमारे दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि मेरी अपनी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी, मैं जो जीवन चाहता हूं ऐसा चाहता हूं जिसके अंदर सब बैलेंस मिले मुझे। दिस इज द व्हील ऑफ सक्सेस। या लास्ट कंक्लूजन, जो आज बातें करी हैं वो ब्रेन की करी थी। सच में यह है कि अगर हमारे पास थिंकिंग पॉजिटिव है तो फ्यूल ऑफ ब्रेन है, और अगर हमारे पास नेगेटिव थिंकिंग है तो पॉइजन ऑफ ब्रेन है। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़ा मजेदार आर्टिकल था। 126 साल के स्वामी जी, जिनको अभी पद्म विभूषण मिला है, और सच में उनके आर्टिकल में पढ़ा, ठीक है बाकी सब बातें कौन कितना खाना था, कैसे खाना था, वो सब मैटर नहीं था। मजेदार बात एक ही उन्होंने लिखी कि मैंने अपनी लाइफ में अपना हैप्पीनेस इंडेक्स कभी भी नीचे नहीं जाने दिया। मेरे फादर एक बेगर थे, भिखारी थे, तो मैं उस बैकग्राउंड से आया हुआ था। मेरी जिंदगी में जो मुझे मिल रहा था वो सब बहुत अच्छा था, इसलिए मैं खुश बहुत ज्यादा रहा हूं पूरी जिंदगी में। लो साहब, ये वर्ड आ गया इधर वाला, फ्यूल ऑफ ब्रेन, वो उसको पूरा इतना लंबा एज तक लेके आ गया। नाउ लास्ट एंड फाइनल 5 मिनट, और वो है अब ओरिजिनल ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो सर ने कहा है 5th हार्मोन, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है बड़ी गजब की। वो अपने को प्योर बनाता है, ओरिजिनल बनाता है, नीडर बनाता है, और वो होता है रियल में पेरेंट्स लव। मैं बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को बोलता आ रहा हूं, पेरेंट्स के लिए 2 बातें हैं। कभी भी अपने बच्चे को कम मार्क्स या किसी चीज के लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड टोका टोकी ना करें। अगर आपको लगता है तो टीचर से बात करें, अनलेस आप उसके बेस्ट परफॉर्मेंस को देखें और उसकी केयर करें कि मेरा बच्चा घर पे बेस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा है। एफर्ट्स बेस्ट देखने हैं, मार्क्स नहीं देखने हैं। दूसरा, आप अपने बच्चे को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। अक्सर पेरेंट्स इस काम को तो भयंकर ही करते हैं, खतरनाक, डायलॉग पर डायलॉग, सुबह शाम दोपहर। वो देखो गुप्ता जी का बच्चा ने किया, शर्मा जी का बच्चा तो कमाल कर रहा है और तुम निठल्ले देखो। ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे पेरेंट्स, जरूरत नहीं है। आपका बच्चा इस दुनिया में यूनिक है और यूनिक ही रहेगा। हो सकता है 80 में सेलेक्ट नहीं हो, लेकिन कुछ गजब कर जाएगा। भरोसे की जरूरत है, तुलना की, कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। अरे आप सोचो ना, इसका लॉजिक है, हमारे 1 इंच का जो अंगूठा है ना, अंगूठा, वारे कुदरत, इतनी दुनिया में इतने लोगों में से 1 इंच के अंगूठे को किसी का रिपीट नहीं किया। तभी तो सब जगह अंगूठा लगवाते हैं, बायोमेट्रिक। ला अंगूठा लगा, साइन फिर भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, अंगूठा डुप्लीकेट नहीं होगा। क्या कुदरत, 1 इंच का अंगूठा रिपीट नहीं मारा तो साक्षात शरीर किसी की कॉपी नहीं हो सकता। जो तुम उसको डायलॉग मारो ये सब कि उसने ऐसा किया तू भी ऐसा कर, नहीं करेगा वो, लेकिन उससे कुछ बेहतर और नया अच्छा कर सकता है वो। मैं कभी नहीं कहूंगा मृदुल की तरह आप करिए, हाँ मृदुल की फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश करिए, उसका अपना तरीका था, तेंदुलकर का खेलने का अपना तरीका, सहवाग का अपना तरीका, धोनी का अपना तरीका है, लेकिन सब अपने फॉर्मेट में बेस्ट है। यही आपको करना है। लेकिन अब मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूं, आप भी 2 काम नहीं करेंगे। चाहे कितना ही बड़ा पहाड़ टूट पड़ रहा हो, पेरेंट्स को झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलना सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करना है, ये ध्यान रखना इस बात को। आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, क्योंकि तुम जब पैदा हुए ना, तब से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे चेहरे को जानते हैं। झूठ को यूं पकड़ते हैं बिल्कुल टक, तुम्हें लगता है मैंने झूठ बोल दिया, पता नहीं चला, सब पता चलता है। गलतफहमी मत रहना इसमें। एक तो झूठ नहीं बोलेंगे, गलत हुआ जाके बताओ, कम मार्क्स आए पेरेंट्स को बताओ, क्या होगा, डांटेंगे, खा लो ना। और जब पेरेंट्स डांटे ना तो न्यूटन 3rd लॉ यूज मत किया करो, सब शांति हो जाएगी थोड़ी देर में। दिक्कत तो न्यूटन 3rd लॉ की प्रॉब्लम है। पेरेंट्स ने जरा सा बोला, एक्शन और तुम्हारा रिएक्शन, तो इसको न्यूटन 3rd लॉ को घर में यूज मत करना। दूसरी बात, कंपटीशन का टाइम है और अभी तुम्हें मैच्योर होने में थोड़ा सा और टाइम है।
अभी तुम्हारे ब्रेन के अंदर मैच्योरिटी का टाइम बाकी है। अभी तुम्हें लगता है हम समझदार हो गए, लेकिन अभी हुए नहीं हो। तो अभी पेरेंट्स को फॉलो करो जब तक कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में नहीं जाओ। तो एक बात बोलूं बच्चों, बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। सर ने कहा ना कि इस एज में फादर जो है आपको टफ लव से आपको मैनेज करेंगे, और मदर हमेशा केयर से। और मदर की बात तो स्पेशल है। जब पहली बार मदर को पता चलता है कि मैं मां बनने वाली हूं, 9 महीने तक दादी, नानी, डॉक्टर जितने भी बड़े सलाह देते हैं, बड़ी शिद्दत से मानती हैं, और उनके अंदर एक चेंज आना स्टार्ट होता है। खूब सारी बातें सोचना चालू करती हैं, मैं ऐसे बनाऊंगी, ऐसा पहनाऊंगी, ऐसा रखूंगी, जाने कितनी बातें सोचती है। और जिस दिन कहते हैं ना, शास्त्रों में भी इसका वर्णन नहीं है, असहनीय दर्द के बाद वो अपने बच्चे को जन्म देती है, और हाथ में बच्चा रो रहा होता है, लेकिन मां मुस्कुरा रही होती है, और वो मानती है कि मेरे सारे सपने छोटे हैं इसके आगे, और उस सारे सपने उसको देती है और उसको देखना चालू करती है। नैपी चेंज करना, टाइम पे खिलाना पिलाना, धीरे धीरे उसको बड़ा करना, एक एक एक्टिविटी, एक एक चीज। जिस टाइम दुनिया नहीं समझना, छोड़ो बोलना नहीं सीखे होंगे, तब भी वो सब समझ जाती थी कि दर्द है या कुछ भूख लगी है, वॉटएवर। वहां से लेकर स्कूल जाने तक की चीजें, उसके बाद में जाने कितने एपिसोड ऐसे होते हैं जहां वो यूं खड़ी रहती हैं। और जब बात आज करियर बनाने की आई है कि हम IITian बनना चाहते हैं, तो वही पेरेंट्स आपके साथ सबसे पहले आगे खड़े हैं, इस बात को बिना सोचे कि हमारी क्षमता है या नहीं है, लेकिन आपके लिए तैयार खड़े हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, और ये फीलिंग ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। मेरे से बेहतर ये लास्ट का 4 मिनट का वीडियो, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आखिरी वीडियो इस सेशन का बस ये आप देखें। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ,
माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इमोशनल था, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एलन की अपनी एक हमेशा परंपरा रही है और वह है संस्कार से सफलता तक। तो सक्सेस के साथ साथ हमें वैल्यूज को भी हमेशा लेके चलते हैं, लेकिन दिस टाइम दिस इज द साइंटिफिक। अब आपने इस वीडियो को देखने के बाद एक जो फीलिंग है ये प्योर है। अगर आप पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ना तो कोई बेवकूफ बना सकता है, ना कहीं आप हार सकते हो। और मैं इतना सा कहूंगा कि एक स्क्रीन पर जो नेक्स्ट स्लाइड है उन बच्चों की, मैं इस स्क्रीन को कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आपने सिस्टम सुना, ये सब वही बच्चे हैं जिन्होंने इसी सिस्टम को फॉलो करके उन कंपटीशन एग्जाम को जिसको तुम देने जा रहे हो उसके विनर है। ये प्रूफ है, बस आप ये जरूर देखें। और ये वीडियो में सॉरी ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको आज ये लेके जाना है यहां से ट्रांसफॉर्म की मेरा ड्रीम 100% है। फॉलो एलन, नथिंग एल्स। कोई डबल माइंड की जरूरत नहीं है, आप सक्सेस ले सकते हो। हाईएस्ट सक्सेस का ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है जो किसी और इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। उस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो और मैं 23 साल से यहां काम कर रहा हूं। मैं खुद एलन से पढ़ के सेलेक्ट हुआ हूं, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं खूब एंजॉय भी करता हूं इस बात को। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिस्टम, और हजारों टीचर यहाँ काम कर रहे हैं। वो सब क्रस आपको मिलेगा सब्जेक्ट में। विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच, आपने इतना शिद्दत से सुना। मेरी रिक्वेस्ट जो ऊपर बैठे पेरेंट्स से उनसे है कि वो पहले निकल लें ताकि फिर स्टेज नीचे वाले ब्लॉक से वो चलेंगी। लास्ट में मैं इतना ही बच्चों को कहूंगा कि एरोप्लेन की तरह आसमान में उड़ना अपनी सक्सेस को लेके, लेकिन अपने पांव जमीन पर यानी कि माता पिता से हमेशा जुड़े रहेंगे तो जीवन में कोई दुर्भावना आपका पीछा नहीं कर सकती और कोई आपको हराने के लिए कोई आपके सामने नहीं आ सकता और किसी की जरूरत नहीं है। आप जिस एग्जाम को फाइट कर रहे हो ना, उसके रोजाना 12 घंटे हो सकता है आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आपके पेरेंट्स 24 घंटे में से 12 घंटे जरूर आपके बारे में सोचेंगे कि इसका एग्जाम है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो किसी भगवान की जरूरत नहीं है, सारी ब्लेसिंग्स आ जाएगी आपके पास, चल कर आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ सेशन इज क्लोज।